सूर्यश सूर्यश आपकी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो अपन न्यूक्लियस स्टार्ट किए थे, दैट वाज आवर थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट ना। हमने शुरुआत कैसे करी थी चैप्टर की, मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ आपको। हम सबसे पहले पढ़े थे कि सेल किसने डिस्कवर किया, सेल की चीजें किसने किसने क्या क्या डिस्कवर करी। फिर हम आए थे सेल के स्ट्रक्चर पे, शेप में, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, साइज क्या होता है। फिर हमने बात की थी कि तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी सेल में, किसी भी लिविंग सेल में, किसी भी डेड सेल में। ये तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड होता है हमारा साइटोप्लाज्म, जैसा पढ़े अपन, न्यूक्लियस तो होता ही है पर अपन इस सीक्वेंस में पढ़े हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े कि उसका क्या फंक्शन है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर दो चीजें पढ़े अपन, ऑर्गेनलीज और सेल इंक्लूजन्स, जो डेड पार्ट होते हैं, जैसे कि फूड रिजर्व और वैक्यूल। वैक्यूम नहीं, वैक्यूल। वैक्यूम तो वो होता है भैया जिसमें कुछ नहीं है, नथिंग, नॉट इवन एयर, है ना, ये वैक्यूल है, ठीक है। और ऑर्गेनली अपन 8 टाइप के ऑर्गेनलीज पढ़े, क्या क्या, एक बार लाइन से नाम रिवाइज करो। पहला था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकेंड वन वाज राइबोसोम्स, राइजोबियम नहीं है भैया कुछ भी, राइजोबियम बैक्टीरिया है एक, तो राइबोसोम्स, है ना। थर्ड हमने पढ़ा था गोल्जी बॉडीज, फिर लाइजोसोम्स, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, 5 हो गए। छठवा था प्लास्टिड। प्लास्टिड में वो लाइन ऐड कर दी है क्या कि प्लास्टिड्स आल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, कहीं लिखो प्लास्टिड में ही या कहीं ऊपर मार्जिन में लिखो। तो क्वेश्चन आता है कि नेम 2 ऑर्गेनली जिनके पास खुद का डीएनए है और खुद का राइबोसोम्स है, तो आंसर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अपन शायद प्लास्टिड में लिखना भूल गए थे, मेरे को ऐसा याद आ रहा है ना। ओके, 5 ये हो गया आपका प्लास्टिड। छठवा छठवा था ना प्लास्टिड्स। और प्लास्टिड्स में अपन ने 2 टाइप के पढ़े थे, कौन कौन से थे, लीकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर इंपॉर्टेंट वाला क्या पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ओके, किचन ऑफ द सेल, है ना। ओके, फिर क्या था 7वां, सेंट्रियोल्स विच इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। जैसे प्लास्टिड वाज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, वैसी सेंट्रियोल्स आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, एस्टर्स बनाते हैं वो जो स्टार शेप्ड के होते हैं, जिससे क्रोमोसोम्स एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होता है, डिवीजन कर रहे हैं अपन, है ना। और लास्ट पढ़े थे परऑक्सियोम्स, क्या पढ़े थे, परऑक्सियोम्स। तो इसी में देखो परऑक्सियोम में ही पर वर्ड आ रहा है ना, तो अपन ने एक कंपाउंड का नाम लिखा था इसमें, हाइड्रोजन परऑक्साइड। देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखा हुआ दिख रहा है कहीं पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक्सेट्रा, लास्ट लाइन देखो, लास्ट लाइन, है ना। इसको रिमूव करने में हेल्प करता है आपका परऑक्सियोम्स, ठीक है। चलो फिर सेल इंक्लूजन पढ़ लिए थे। सेल इंक्लूजन में 2 चीजें पढ़े थे, फूड रिजर्व एंड वैक्यूल। और अब लास्ट थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, न्यूक्लियस। हाँ क्या बोल रहे हो, किसकी है मतलब, किसकी है मतलब, सेल में ही है, हाँ वो भी एक ऑर्गेनली है ना, ठीक है। चलो न्यूक्लियस में अपन ने बोला था कि 4 पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के, है ना, 4 पार्ट होते हैं न्यूक्लियस के। उसमें अपन क्या क्या पढ़ लिए थे, एक न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है ना, और फिर दूसरा क्या पढ़े थे, न्यूक्लियोलस, हो गया था न्यूक्लियोलस भी। न्यूक्लियोलस आरएनए बनाता है, आरएनए, और आरएनए का काम है राइबोसोम्स बनाना। हाँ, राइबो न्यूक्लियस, याद है ना दोनों का फुल फॉर्म, एक आरएनए का फुल फॉर्म देखे थे लास्ट क्लास में, और डीएनए का। तो आरएनए का मैंने क्या बताया था, राइबो न्यूक्लिक एसिड है, इसमें भी Na मतलब न्यूक्लिक एसिड ही है, बट राइबो के सामने डीऑक्सी लग जाएगा बस, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलो अब थर्ड लिखना, थर्ड पार्ट इसी न्यूक्लियोलस, हाँ न्यूक्लियोप्लाज्म लिख लिए थे, हेडिंग डाले थे। हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म या उसको न्यूक्लियर कैप भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हाइफन डाल के लिखो, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में लिख रहे हैं, उसका थर्ड पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म। हाँ क्या लिखे, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड, ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड, कोलॉइडल ग्राउंड सब्सटेंस, कोलॉइडल सब्सटेंस लिख लो, कोलॉइडल सब्सटेंस। ऐसा ही हमने वर्ड्स उसमें भी यूज किए हैं साइटोप्लाज्म में,
कोलॉइडल मैंने आपको वहां ही बताया था, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि कोलॉइडल मतलब मिल्क का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि मिल्क एक कोलॉइडल मिक्सचर होता है। तो कोलॉइडल मतलब क्या होता है, जो मतलब दिखने में आपको भले वो एक जैसा दिख रहा होगा, जैसे मिल्क एक जैसा दिखता है पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक, है ना, बट उसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो, हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, ठीक है। हाँ, चलो क्या लिखे, कोलॉइडल सब्सटेंस इन विच इन विच इन विच इन विच न्यूक्लियोलस इन विच न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर आर प्रेजेंट। क्रोमैटिन फाइबर जो अपना चौथा पार्ट है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट। पढ़ेंगे ना भाई अभी आगे, तो बोला तो ये चौथा पार्ट पढ़ना है अपन को, ठीक है। जैसे देखो, सेल का लिक्विड साइटोप्लाज्म था, उसमें क्या प्रेजेंट था, ऑर्गेनेलीज। वैसे ये न्यूक्लियस का लिक्विड है, तो न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या चीजें हैं, क्रोमैटिन फाइबर और न्यूक्लियोलस। मेम्ब्रेन तो आउटर कवरिंग है ना, तो ये दोनों चीजें किसमें है, साइटो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही है। जो भी रहती है वो लिक्विड में तो फ्लोट करेगी ना, जितने भी सेल के ऑर्गेनली है वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं। इन द सेम वे जितने भी न्यूक्लियस के अंदर चीजें हैं वो न्यूक्लियोप्लाज्म में रहेंगी, दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, इट एक्ट्स एज अ इट एक्ट्स एज अ फंक्शन लिख रहे हैं, इट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियर स्केलेटन न्यूक्लियर skeleton it acts as a nuclear skeleton and and forms and forms स्पिंडल प्रोटीन। प्रोटीन का नाम है स्पिंडल प्रोटीन्स फॉर सेल डिवीजन, फॉर सेल डिवीजन, स्पिंडल प्रोटीन फॉर सेल डिवीजन। देखो सेल जब डिवाइड होता है तो सिर्फ सेल के साथ उसका न्यूक्लियस भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, समझ रहे हैं क्या, मतलब सेल डिवीजन में जैसे ये आपका एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले क्या होता है पता है, ये सेल के अंदर ही ना पहले न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होता है लाइक दिस। फिर दोनों न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म लेकर के अलग अलग सेल बना लेते हैं। और हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना सकता है, इट कैन रीजनरेट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो वो, हाँ, वो सेल डिवीजन में पढ़े होंगे आप लोग, उसमें अमीबा कहा, देखिए अमीबा भी तो डिवाइड कैसे होता है, बाइनरी फिजन से ही होता है। तो ये अमीबा है, उसका न्यूक्लियस है, वो दो पार्ट में पहले डिवाइड होता है अंदर ही, और फिर वो दोनों न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म लेकर के दो डॉटर सेल्स बना लेते हैं, ठीक है, वही चीज है, देखिए वो भी तो सेल डिवीजन ही था, ठीक है। हाँ, चलिए लास्ट पार्ट लिखेंगे, फोर्थ पार्ट क्या बच गया है, क्रोमैटिन, लिख लो, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। इसका लिखो, इट इज अ डार्कली स्टेन्ड क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, इट इज अ डार्कली स्टेन्ड, स्टेन मतलब कलर्ड, है ना, स्टेन मतलब क्या होता है, कलर्ड, तो डार्क कलर का है, इट इज अ डार्कली स्टेन्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ darkly stained network of long and long and fine threads, fine threads, थ्रेड जैसा है तभी अपन फाइबर बोल रहे हैं उसको, थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स। अभी तो वो लॉन्ग थ्रेड्स जैसा है,
है ना। पर जैसे ही जब सेल डिवीजन होता है ना, तो ये क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आ जाते हैं। उसको लिखो आगे कंटिन्यू करके, विच ड्यूरिंग सेल डिवीजन, विच ड्यूरिंग सेल डिवीजन, विच ड्यूरिंग सेल डिवीजन, विच ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन के समय, which during cell division, comma, condense by dehydration, condense by dehydration। कंडेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आप उसमें कंडेंसेशन पढ़ते हो ना, कि लिक्विड जो है वो, सॉरी, जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो वैसे ही ये आपके जो थ्रेड्स हैं, ये वाटर लूज करके आपस में जुड़ जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, पास पास आ जाते हैं। जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, कंडेंस होने के बाद, सॉरी, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, पर कंडेंस होने के बाद लिक्विड में बन जाते हैं ना, मतलब पास पास आ जाते हैं। तो दिस थ्रेड्स कम क्लोजर बाय डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस करके, डिहाइड्रेट हो करके क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस बाय डिहाइड्रेशन, एंड स्पाइरलिंग, एंड स्पाइरलिंग, स्पाइरलिंग, SPIRALLING, स्पाइरल जैसे, है ना, स्पाइरलिंग टू फॉर्म अ स्पेसिफिक, to form a species, spiraling to form a species, specific number, species specific number of rods called chromosomes, called chromosomes। मतलब ये क्रोमैटिन नंबर ऑफ रॉड्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ होता है, देखो ये आपको दिख रहा है डायग्राम में, ये रॉड जैसा, ऐसा, ये होते कैसे हैं, फाइबर्स होते हैं, थ्रेड जैसे होते हैं। पर सेल डिवीजन के समय ट्रांसफर तो क्रोमोसोम्स होता है। अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि 23 पेयर होते हैं, और एक पेयर में एक क्रोमोसोम फादर की सेल से आता है और एक मदर के सेल से आता है, तब जाकर के वो एक पेयर बनता है। ऐसे 23 पेयर्स होते हैं। तो वो जब आता है तो वो रॉड शेप्ड क्रोमोसोम्स के फॉर्म में आता है। हाँ, मतलब आप समझिए कि क्रोमैटिन फाइबर्स, है ना, क्रोमैटिन फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन आपस में कंडेंस होते हैं, और स्पाइरल, स्पाइरल समझ गए ना, जैसे स्प्रिंग होता है, स्पाइरल घूमते हैं और वो क्रोमोसोम्स का फॉर्म ले लेते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा है, स्पेसिफिक स्पीशीज स्पेसिफिक नंबर क्यों लिखा है, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स स्पीशीज टू स्पीशीज चेंज होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स में ये 46 नंबर्स में है, हर स्पीशीज में ऐसा नहीं होता कि वो 46 नंबर में ही हो। तो स्पीशीज टू स्पीशीज इनका नंबर क्या होता है, चेंज होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि फ्रॉग, फ्रॉग के अंदर सिर्फ 26 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। फ्रॉग के अंदर कितने होते हैं, 26। मतलब हमारे अंदर 46 है, पर फ्रॉग के अंदर 26 ही है। फिर एक और, एक फ्रूट फ्लाई करके होती है, इंसेक्ट है, जिनके पास 8 ही होते हैं। फिर एक एप्स, नहीं, 8 क्रोमोसोम्स, यानी कि 4 पेयर्स। ठीक है, फिर एक एप्स होते हैं, एप्स जानते हैं, मंकी बोलते हैं ना एप्स, हाँ, तो उनके पास 48 होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स का नंबर है ना, ये स्पीशीज स्पेसिफिक है। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब समझ गया ना, स्पीशीज के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली। तो ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो वो नंबर फिक्स है ना, कोई और स्पीशीज की बात करेंगे तो उनका नंबर अलग होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि स्पीशीज स्पेसिफिक नंबर ऑफ रॉड्स, और उन रॉड्स को अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन फाइबर नहीं, क्रोमैटिन फाइबर तो थ्रेड जैसे थे, उनको मिलकर ही तो क्रोमोसोम्स बने हैं, जो कि कितने होते हैं, 46 होते हैं। बट 46 में से ट्रांसफर कितने होंगे, 23 होंगे स्पर्म में, और 23 कहां ट्रांसफर होंगे, ओवम में। और जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो हो जाएगा ना 46। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, तो स्पर्म के अंदर, ये स्पर्म है एक और ये ओवम है अगर, तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, जो उसको किससे मिले हैं, मेल न्यूक्लियस से। ये मेल न्यूक्लियस से ही बना होगा, हाँ, मतलब मेल न्यूक्लियस, मेल सेल से।
तो मेल सेल से ये सेल बना है और इसी मेल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस था उसके पास 46 क्रोमोसोम थे पेयर में, तो उसने इसमें 23 डाले। क्यों 23 डाले? क्योंकि एग में भी तो फीमेल सेल से 23 आएंगे ना, तो जब मिलेगा तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट, जिसके पास 46 हो जाएंगे। पर अगर दोनों इनिशियली 46 लेके पूरे आते तो जाइगोट के पास तो 92 हो जाते। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो कभी भी जब वो सेल डिवीजन होता है और जब इस टाइप के सेल्स बनते हैं, स्पर्म एंड ओवम, सेक्स सेल्स, सेक्स गैमेट जब बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाफ। हम भी अभी अपन चैप्टर में एक चीज और पढ़ने वाले हैं कि सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है। हाँ, इसी में लास्ट पार्ट है वो हमारा। एक होता है मीटोसिस और एक होता है मियोसिस। तो मियोसिस में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, और यहाँ पे एज इट इज जाता है। तो ये किसके लिए होता है? ये वाला टाइप का डिवीजन ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। मतलब आपको ग्रोथ करना है तो आपको एक जैसे सेल चाहिए ना, तो वो न्यूक्लियस जब सेल डिवाइड होगा तो एक जैसे सेल बनाएगा। इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे, इसके पास भी 46 क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, मियोसिस में ये सेक्स सेल बनाते हैं। हाँ, तो दो बन गए ना, पर उससे फिर ये दो चार बनाएंगे, तो ऐसे डिवीजन होकर के बढ़ रहे हैं ना, ठीक है। हेरिडिटी कैरेक्टर है उनमें। मतलब आपके पास ये जो 23 पेयर, 23 नंबर आ रहे हैं फादर से और 23 नंबर आ रहे हैं मदर से, ये वो 46 आपके कैरेक्टर डिसाइड करेंगे। जैसे आपकी आईज का कलर, आपके हेयर का कलर, है ना, आपकी हाइट, ये सब किस पे डिपेंड करती है? हमारे पेरेंट्स के ऊपर। मतलब अगर आप हाइटेड हो तो डेफिनेटली आपके पापा या मम्मी से में से कोई एक हाइटेड होगा, या अगर आपकी हाइट छोटी होगी तो पापा या मम्मी में से कोई एक हाइट में छोटा होगा जरूर, तभी उनका कैरेक्टर आपके अंदर आया है। सेम गोज विथ आई कलर ऑल्सो, सेम गोज विथ ब्लड ग्रुप ऑल्सो, है ना, सेम गोज विथ हेयर कलर। तो देर आर 23 कैरेक्टर्स। उसके लिए हर के लिए एक पेयर है जिसमें से एक ही दिखेगा। मतलब हो सकता है, देखिए एक और एग्जांपल समझाता हूं मैं। हो सकता है आपकी मम्मी हाइट में छोटी होंगी, पापा हाइट में बड़े होंगे, ठीक है, और आप हाइट में बड़े निकले। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइट वाला क्रोमोसोम दोनों से आया था, तब तो एक पेयर बना ना। पर उस एक पेयर में आपके में कौन सा पेयर दिख रहा है? फादर वाला, टॉल वाला, इसलिए आप टॉल हो गए। पर वो शॉर्ट वाला कैरेक्टर भी आपके अंदर है, अभी नहीं दिखा है। हो सकता है जब आपके बच्चे होंगे तो आपकी बॉडी से भी क्रोमोसोम ट्रांसफर होगा फॉर्म से, और जब वो मिलेंगे तो हो सकता है आपके बच्चे में हाइट छोटी आ जाए। लेकिन वो कैरेक्टर आपके अंदर तो है ना, भले आपके अंदर वो दिख नहीं रहा है, बट जब वो आपके आगे वाली जनरेशन में जाएगा तो हो सकता है वो दिखे। तो ये सब क्रोमोसोम से जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, व्हिच डिसाइड्स द कैरेक्टर ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। हाँ हाँ, वहां पे ऐसा होता है कि मतलब देखो, ट्विंस भी दो टाइप के होते हैं ना। एक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं जो एक जैसे दिखते हैं, और एक नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। मतलब बॉय गर्ल भी तो हो सकता है ना, ट्विंस में तो बॉय गर्ल्स भी होते हैं जो दिखने में एक जैसे नहीं होते हैं, तो उनको कहते हैं पर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। वहां पे ऐसा होता है कि एक दो डिफरेंट स्पर्म जाकर के दो डिफरेंट एग को फर्टिलाइज करते हैं, तब बनते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। दो अलग अलग एग्स थे, दो अलग अलग स्पर्म्स थे, तो इनके कैरेक्टर्स भी अलग अलग हुए। पर क्योंकि वो एक साथ ही फर्टिलाइज हुए हैं तो जिनका जन्म एक साथ होगा, तो दे आर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। और इसमें क्या होता है आइडेंटिकल ट्विंस में कि फर्टिलाइज होने के बाद एग डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, दो एग नहीं रहते, एक ही एग दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो वो एक जैसे ही कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, तब बनते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, उनका कैरेक्टर भी लगभग एक जैसा ही होता है, ठीक है। हम्म। हाँ, अ, हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्रोमोसोम एक्चुअली में। देखो, स्पर्म कौन सा स्पर्म जाकर के कौन से एग को फर्टिलाइज कर रहा है, एग तो खैर एक ही है, पर स्पर्म तो बहुत सारे जाते हैं, कोई एक ही स्पर्म जाकर के फ्यूज कर पाता है ओवम को। अब वो कौन सा स्पर्म होगा उस पर डिपेंड करता है सारी चीजें, तो किसी के भी हाथ में नहीं होता कि
जैसे हम बोलते हैं ना कि सेक्स क्रोमोसोम्स का भी अपन बोलते हैं कि किसी के हाथ में नहीं है कि बॉय होगा या गर्ल होगी, क्योंकि वो कौन सा स्पर्म है, वो एक्स वाला स्पर्म है कि वो वाई वाला स्पर्म है जो जा करके एग को फ्यूज करने वाला है। अगर एक्स वाला स्पर्म जाके फ्यूज करेगा तो बेबी गर्ल होगा, और वाई वाला होगा तो बेबी बॉय होगा, और वो डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पर्म जा करके फ्यूज करेगा। तो दैट्स किसी के हाथ में नहीं है वो चीज। ठीक है। हाँ देखो, वो नेगेटिव नेगेटिव का तो कोई रोल नहीं है उसमें। नेगेटिव मतलब होता है कि आपके पास एक प्रोटीन होता है रेसिस नाम का, वो एब्सेंट है। वो प्रेजेंट होता है तो प्लस होता है सबका, जिनका प्लस है मतलब उनके पास वो रेसिस नाम का प्रोटीन होता है, और जिनका नेगेटिव होता है उसके पास वो रेसिस नाम का, आरएच बोलते हैं उसको, रेसिस का शॉर्ट फॉर्म में आरएच प्रोटीन होता है, वो एब्सेंट होता है तो नेगेटिव, हाँ प्रोटीन होता है, और अगर वो प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव कहलाता है। ठीक है। और बाकी जो ग्रुप है ना, वो देखो एक क्या होता है ना, जो भी दो कैरेक्टर होते हैं ना, उनमें एक डोमिनेंट होता है और एक रिसेसिव होता है। एकदम अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, आप जब 10th में जाओगे तो आपका एक चैप्टर है पूरा हेरिडिटी का, तो वहां जाओगे तो मैं एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। पर अभी इतना समझो कि वही बता रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ वही। बस इतना समझो कि जो कैरेक्टर दिख जाता है ना वो डोमिनेंट कहलाता है। जैसे मैंने भी क्या कहा कि फादर से टॉल कैरेक्टर आया, मदर से शॉर्ट कैरेक्टर आया, पर आप दिखने में क्या हो, टॉल। इसका मतलब टॉल कैरेक्टर का जो क्रोमोसोम था वो डोमिनेंट था। डोमिनेंट मतलब क्या होता है, जो हावी हो जाए, मतलब उसका डोमिनेंट मतलब हावी तो बोलते हैं ना हिंदी में, कि ये हावी हो गया है उसके ऊपर, इसलिए वो दिख रहा है। नहीं समझे। और वो दूसरा कौन हो जाएगा, रिसेसिव, उसने उसको दबा दिया। अरे एक कमजोर है एक ताकतवर है, तो जो दिखेगा कौन, ताकतवर इंसान, वो जो जो कमजोर है उसने उसको दबा दिया। तो डोमिनेंट मतलब वही होता है कि वो कैरेक्टर आपके अंदर दिख रहा है। रिसेसिव कैरेक्टर वो होगा जो छुप गया, नहीं दिखा, पर वो रिसेसिव कैरेक्टर हो सकता है आपकी अगली जनरेशन में दिख जाए। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन बहुत डाइवर्ट हो गए। चलो नीचे आओ। क्रोमोसोम लिख लिए, समझ आया क्रोमोसोम कैसे बने। ये क्रोमैटिन फाइबर सेल डिवीजन के वक्त कंडेंस हुए, स्पाइरल होकर के रॉड शेप के बन गए, और ये रॉड शेप स्पेसिफिक नंबर में होता है स्पीशीज टू स्पीशीज। हमारे अंदर का आप याद रखिएगा 46, एक लगे तो फ्रॉक का याद रख लो आप 26, 46 26। ठीक है। हाँ नीचे लिखो, क्रोमोसोम के बारे में दो तीन लाइन लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे लिखो, अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ, a chromosome consists of, a chromosome consists of two identical and spirally, chromosome consists of two identical and spirally coiled threads, spirally coiled threads, spirally coiled threads, full stop. It is, its number is, its number is species specific. Its number is, its number is species, species, species specific. Species specific. Full stop. It is 46 in human beings. It is 46 in human beings, comma 26 in frogs, 48 in apes, etc. 48 in apes, etc. APE, apes. हाँ, अपन भी तो अफ्रीकन एप से इवॉल्व हुए ना,
वी आर ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम अफ्रीकन एप, APES। अरे इवोल्यूशन नहीं जानते क्या आप लोग, है ना? ह्यूमन बींग्स आर इवॉल्व फ्रॉम अफ्रीकन एप्स। चलो फंक्शन लिखते हैं, नीचे लाइन में लिखो फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स आर, फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स आर, फर्स्ट पॉइंट लिखना, डीएनए फॉर्म्स द जीन्स, डीएनए, फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, डीएनए फॉर्म्स द जीन्स, GENES, DNA forms the genes which are the functional unit of chromosomes, which are the functional unit of chromosomes। क्रोमोसोम जीन से ही बना है ना? जीन्स ही फंक्शनल यूनिट है क्रोमोसोम के, मतलब जो कैरेक्टर अपन बता रहे हैं ना कि ये कैरेक्टर्स होते हैं, वो जीन्स के कारण ही होते हैं, ठीक है? एंड एक्ट एज अ, कंटिन्यू करेंगे उसी पॉइंट में, एंड एक्ट्स एज अ, and acts as a unit of heredity, unit of heredity, ब्रैकेट में इनहेरिटेंस लिख लेना। इनहेरिटेंस मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, इनहेरिटेंस। जीन्स ही क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमोसोम, ये आप ये समझो कि क्रोमोसोम्स जीन्स से ही बने हुए हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ जीन्स, और यही जीन्स डिसाइड करते हैं कैरेक्टर क्या होगा, ठीक है? फुल स्टॉप, सेकंड पॉइंट लिखना, क्या? इनहेरिटेंस। इनहेरिट मतलब वही ना कि जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है, विरासत में जो मिलता है, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, है ना? तो आपको जो कैरेक्टर्स मिले वो भी तो पेरेंट्स से मिला, तो यू हैव इनहेरिटेड फ्रॉम योर पेरेंट्स। चलो सेकंड पॉइंट लिखना, इट प्लेज अ क्रूशल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, इट प्लेज अ, इट प्लेज अ क्रूशल, क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, क्रूशल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन, cellular reproduction, as new cells are formed, as new cells are formed from pre-existing cells, as new cells are formed from, as new cells are formed from pre-existing cells by the process of cell division, by the process of cell division, by the process of cell division। हाँ, जो पहले से सेल है उसी से नए सेल बन रहे हैं, यही तो हमारी सेल थ्योरी भी थी, ठीक है? कि न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है? रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन, ठीक है? तो इतना हमें पढ़ना है इसमें। चलो अब नेक्स्ट प्लांट सेल एनिमल सेल का डिफरेंशिएशन लिखते हैं। एंड डाल लो, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। हाँ कॉलम बना लो, है ना? एक लेफ्ट साइड में प्लांट सेल लिख लेंगे एंड राइट साइड में एनिमल सेल लिख लेना। और ये डिफरेंस के बाद आप लोग दोनों का डायग्राम बना लेंगे ना, ठीक है? मैं डायग्राम शेयर करूंगा आपको ग्रुप में,
वो डायग्राम बनाना, क्योंकि बुक, आप लोग की बुक में थोड़ा सा टफ दिया हुआ है डायग्राम। हाँ, थोड़ा टफ दिया हुआ डायग्राम, या वो भी चलेगा, ये वाला, ये दोनों भी ठीक है। नीचे हाथ है ना, ये किसका है, प्लांट सेल का है, और इसके पीछे कर तो, उधर उधर। हम्म ठीक है, बना लिया क्या, ठीक है। चलो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट सेल के नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखिए, cell wall is present outside the plasma membrane. Cell wall is present outside the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और एक्स्ट्रा कवरिंग है, विच इज नोन एज सेल वॉल, है ना। सेल वॉल इज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ गए क्या ये, जबकि यहां नहीं है तो यहां लिख लो, सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल का लिख लेंगे ना पॉइंट, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल इज एब्सेंट। अच्छा, अपन सेल वॉल के बारे में नहीं लिखे है ना, इसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। पर मैंने आपको बीच में बताया था, उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर और होती है प्लांट सेल में, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के बारे में लिख लेंगे। हाँ, मतलब कोई भी एडवर्स, नॉट जस्ट आंधी तूफान, कोई भी एडवर्स कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन है, टेम्परेचर भी है, तो ये सबसे हमारे प्लांट सेल को कौन बचाएगा, वो एक्स्ट्रा सेल वॉल, ठीक है। तो ऐसे आंधी तूफान नहीं बोलना कि आंधी तूफान से बचाने के लिए, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए, है ना। हाँ चलो, सेकेंड पॉइंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल के नीचे लिख रहे हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, यहां लिख लो एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। पढ़ा चुका हूं पूरा, पढ़ना पड़ेगा एक बार अपने को खुद से, है ना। प्लास्टिड्स आर एब्सेंट, ठीक है। ये वही थे ना जिससे कलर मिल रहा था प्लांट को, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, हाँ बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनली है, पर उसके अंदर है ना क्लोरोफिल, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, यहां लिखिए ना, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। हाँ, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, वैक्यूल इज, वैक्यूल इज सिंगल but large and central. Vacuole is single, एक ही है, बट कैसा है, बड़ा है और सेंटर में है, बट लार्ज एंड सेंट्रल। सेंट्रल मतलब वो सेंटर में है सेल के, इसके कारण तो न्यूक्लियस साइड में हो गया ना, क्योंकि वो बड़ा सा सेंटर में कुछ अगर आ गया तो वो न्यूक्लियस को साइड में रहना पड़ेगा, जगह ही नहीं है बीच में अब, ठीक है। यहां पे लिखेंगे, वैक्यूल्स आर स्मॉल बट मेनी इन नंबर। वैक्यूल्स आर स्मॉल, छोटे हैं बट नंबर ज्यादा है, बट मेनी इन नंबर, बट मेनी इन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, सेंट्रियोल इज एब्सेंट। कहां लिखूंगा, प्लांट सेल में, है ना। सेंट्रियोल याद है ना, सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है, तो सेंट्रियोल इज एब्सेंट, और यहां लिख लेंगे सेंट्रियोल इज प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो मेन पॉइंट तो फर्स्ट सेकेंड है, सुन रहे हैं ना, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, एब्सेंट प्रेजेंट जो बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखना, न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस इज, फिफ्थ पॉइंट, न्यूक्लियस इज, न्यूक्लियस इज जनरली एक्सेंट्रिक।
एक्सेंट्रिक मतलब वो सेंटर में नहीं है, सेंटर से दूर है। यहां लिखेंगे सेंट्रिक, तो लिखेंगे न्यूक्लियस इज जनरली सेंट्रिक, न्यूक्लियस इज जनरली सेंट्रिक, सेंटर में होगा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ओके, लास्ट पॉइंट लिखना, 6 पॉइंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस इन नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस इन नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया इज लेस इन नंबर, यहां पे लिखेंगे मोर इन नंबर। कोई बताएगा ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? काम काम पूछ रहा हूं, क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? और एनर्जी सप्लाई करना, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब आप मुझे बताओ कि प्लांट और एनिमल में किसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? प्लांट को ज्यादा रिक्वायर है। प्लांट को तो अपनी जगह में खड़े रहना है बस, बट हमको लोकोमोशन करना है, मूव करना है, बोलना है ना? तो ये सब की चीज के लिए एनर्जी लगेगी ना भाई। तो किसके पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होनी चाहिए? एनिमल, इसलिए उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है। पागल हो गए हो क्या? ज्यादा होना चाहिए ना भाई, जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो एनिमल की तो बात हो रही है ना कि जिसको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कैसे कर रहे हो आप लोग? अगर इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होना चाहिए ना, तभी तो वो फुलफिल हो पाएगा एनर्जी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? एनिमल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, रिक्वायरमेंट मतलब समझते हो ना, जरूरत ज्यादा है, तो उसकी जरूरत पूरा करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होना चाहिए ना। कम होगा तो कैसे रिक्वायरमेंट पूरी होगी? समझे कि नहीं? ये 6 पॉइंट समझ में आ गए? ये 6 पॉइंट डिफरेंस है, और दोनों का डायग्राम बनाएंगे। प्लांट सेल जिसके पास सेल वॉल रहेगी, और यहाँ एनिमल सेल विदाउट सेल वॉल। ऐसी पहचानेंगे अपन प्लांट सेल एनिमल सेल को, सेल वॉल है कि नहीं है। ये सबसे पहला पहचान होता है प्लांट सेल एनिमल सेल का। क्रोमोसोम्स क्या? नहीं, बस इतना ही है। डायग्राम के लिए जगह छोड़ दोगे, डायग्राम आप लोग घर में बनाओगे। ठीक है, चलो एक चीज और, वो सेल वॉल के बारे में लिख लेते हैं, हिंट डालना। सेल वॉल अच्छे से बनाओगे, डायग्राम प्रॉपर लेबल्ड ना। चलिए, सेल वॉल, सेल वॉल और वो टाइप्स ऑफ डिवीजन, दो लास्ट टॉपिक बचे हैं ना। सेल वॉल, वो टाइप्स ऑफ डिवीजन, मिटोसिस एंड मियोसिस। हाँ, चलो सेल वॉल के बारे में लिखना। इट इज आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट, इट इज आउटर मोस्ट रिजिड, आउटर मोस्ट रिजिड, फ्रीली परमिएबल। ये सेमी मत लिख देना है ना, सेमी परमिएबल तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये फ्रीली परमिएबल, सबको आने देगी अंदर। फ्रीली परमिएबल, आउटर मोस्ट है, रिजिड है, फ्रीली परमिएबल है, लेयर फाउंड, परमिएबल लेयर फाउंड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन in all the plant cells, in all the plant cells, कॉमा बैक्टीरिया, प्लांट सेल के अलावा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, कॉमा ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे एंड फंगाई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे, है ना, एल्गे नहीं, मतलब बैक्टीरिया, फंगाई, फुल स्टॉप। इट इज एब्सेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स, इट इज एब्सेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स, it is absent from animal cells।
ठीक है, तो अभी अपन ने जो लिखा उसका उसमें क्या क्या लिखे हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कहां प्रेजेंट होती है, किस किस ऑर्गेनिज्म में होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी में ही, सेल वॉल में ही। इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज, इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इट इज फॉर्म्ड ऑफ पॉलीसेचराइड, पॉलीसेचराइड का टाइप होता है पॉलीसेचराइड कॉल्ड सेलुलोज। पॉलीसेचराइड्स, पॉली मतलब क्या होता है, मेनी, जैसे मोनो मतलब वन होता है सिंगल, डाई मतलब टू होता है, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, पेंटा मतलब पांच। अब बहुत सारे बोलोगे उससे अच्छा आप मेनी बोल दो, क्या बोल दो, मेनी के लिए क्या बोलेंगे, पॉली। ठीक है, और सैकेराइड्स होता है आपके ग्लूकोज, एग्जाम्पल ग्लूकोज होता है, सैकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है, ग्लूकोज। आप ये जब सेलुलोज होता है, ऐसे एक स्टार्च होता है, स्टार्च सुने ना आप, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स। हाँ, मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके सेलुलोज बने हैं, बोल सकते हैं ऐसा। हाँ, क्या लिखे, मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स कॉल्ड सेलुलोज। नहीं, स्टार्च तो मैं आपको एक और एग्जांपल बताया हूं, स्टार्च तो भाई वो खाना होता है, जो जो फूड खाना बनाते हैं ना, और उसको स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर कर देते हैं लीफ में ही। जैसे हमारे घर में खाना एक्स्ट्रा बन जाता है, अपन को स्टोर करके रखते हैं ना कि बाद में खा लेंगे, तो वैसे ही वो खाना जब बनाते हैं, खाना कंज्यूम करने का जो बच जाता है वो लीफ में स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, हाँ, called cellulose, full stop. Cell wall is a protective and supportive coat. Cell wall is a, cell wall is a protective, protective and supportive coat, 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 which provides a definite shape to the cell, which provides, which provides definite shape, definite shape to the cell. सेल को एक डेफिनेट शेप देगी टू दी सेल, क्योंकि बाहर है ना वो सबसे, तो अल्टीमेटली पूरे सेल का शेप कौन डिसाइड करेगी, सेल वॉल ही। ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज फ्रीली परमिएबल टू मेनी सब्सटेंसेस, इट इज फ्रीली परमिएबल, क्योंकि उसको पता है कि अंदर एक वॉल है जो सेमी परमिएबल है, मैं अगर सबको अंदर जाने दे भी दूंगी तो अंदर तो एक वॉल है जो रोकेगी, तो इट इज फ्रीली परमिएबल टू मेनी सब्सटेंसेस, टू मेनी सब्सटेंसेस। एंड लास्ट पॉइंट लिखेंगे, लास्ट सेंटेंस, इट exerts an, it exerts an, it exerts an inward wall pressure, inward wall pressure to resist the, to resist the outward, to resist the outward directed, outward directed turgor pressure, turgor pressure exerted by, exerted by cell sap, cell sap. So the plant cells, so the plant cells can withstand, can withstand, withstand मतलब झेल सकते हैं, can withstand much greater changes, much greater changes in the surrounding medium, in the surrounding medium
देन एनिमल सेल्स, देन एनिमल सेल्स। चलो समझते हैं लास्ट पॉइंट हमने क्या लिखा हुआ है। मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग, मतलब आसपास बाहर कुछ अगर सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे होंगे तो उसको प्लांट सेल ज्यादा झेल सकते हैं इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा सेल वॉल प्रोडक्टिव कवरिंग है। अब देखो इसका क्या मतलब है, जो शुरू में लिखा है अपन ने, सेल वॉल क्या कर रही है, एक इनर इनवर्ड वॉल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर एक और सेल सैप है। क्या है? देखो सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसी को तो सेल सैप बोलते हैं ना। सेल सैप मतलब क्या है? साइटोप्लाज्म। वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जाहिर सी बात है, कोई भी लिक्विड अगर किसी में भरा हुआ है तो वो प्रेशर एक्सर्ट करता है ना, है ना। आपकी बोतल में भी अगर पानी है तो वो पानी उसकी वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। तो अब ये सेल में भी लिक्विड भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, तो ये सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, ये वही प्रेशर है, आउटवर्ड डायरेक्टेड टर्गर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल सैप। यहां पर समझ में आया? उसको बैलेंस करने के लिए ये भी अंदर एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, हाँ, ताकि वो रेजिस्ट कर सके उसके अंदर के प्रेशर को। इनवर्ट प्रेशर, ये आउटवर्ड प्रेशर कौन दे रहा है? साइटोप्लाज्म। और इनवर्ट प्रेशर कौन दे रहा है? सेल वॉल, ताकि उसको प्रेशर को वो इक्वलाइज कर सके। वरना सेल तो बस्ट हो सकता है उस सेल वॉल की, उस सेल मेम्ब्रेन या उस साइटोप्लाज्म के आउटवर्ड प्रेशर से। ठीक है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए ये एक इनवर्ड वॉल प्रेशर एक्सर्ट करता है। इनवर्ड मतलब ये ऐसा करेगा, सेल मेम्ब्रेन ऐसा कर रहा है, टू रेजिस्ट द आउटवर्ड डायरेक्टेड टर्गर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल सैप, जिसके कारण प्लांट बाहर के सराउंडिंग मीडियम को झेल सकता है एनिमल सेल से ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था। सेल डिवीजन अपन एक और पढ़ लेंगे लास्ट क्लास, एक क्लास और लेकर के, और उसी क्लास में ना हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में सभी एनसीईआरटी लेकर आएंगे। सुन रहे हो क्या?